दोस्तों सरकारी नौकरी सबको पसंद होती है, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला लड़का किसी को पसंद नहीं होता, सिवाय उसके माता-पिता के। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम मॉक टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, परीक्षा से कितने दिन पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने चाहिए और क्या सही तरीका है मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। मैं आज आपको इसी टॉपिक पर बताने वाला हूँ और कुछ आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिन्हें आप अगर अप्लाई करते हो तो आपके मॉक टेस्ट में जो आप स्कोर अभी कम कर रहे हो, अगर 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है तो आप 60 प्लस 65 प्लस ही स्कोर कर पा रहे हो, लेकिन अगर वो टिप्स आप अपनाते हो तो आप 80 प्लस स्कोर भी कर सकते हो। और दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो अगर आप दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या सीपीओ की तैयारी कर रहे हो और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सीधा जाके फिजिकल देना है एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद, तो दोस्तों आपका क्या हाल होगा फिजिकल में। आपको पता ही नहीं होगा कि मैं रनिंग कितने टाइम में कर सकता हूँ, कि मैं ऊंची कूद कितने फिट कूद रहा हूँ या लंबी कूद कितने फिट कूद रहा हूँ जो दिल्ली पुलिस में मांगी जाती हैं। तो दोस्तों जब तक आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको अपनी क्षमताओं का पता नहीं लगेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, गाँव में बोलते हैं ना, तो कितने पानी में है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी क्षमताएं कितनी हैं। यही फ़र्क है प्रैक्टिस करने में और ना करने में। इसीलिए सभी टीचर कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाने बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, और फिजिकल से पहले फिजिकल की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी ज़रूरत। अब वो कुछ गलतियाँ जो आप कर रहे हो वो भी मैं आपको बताऊँगा, और वो कुछ टिप्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको कब लगानी चाहिए। दोस्तों अगर आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर 50% से कम आप सिलेबस कवर कर पाए हो फिर आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए अभी, क्योंकि आप पता चला 20-25 नंबर आएंगे आपके मॉक टेस्ट में, तो इससे तो आपका मोरल ही डाउन होगा, आप कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं ला पाओगे खुद के अंदर। तो जब तक 50% सिलेबस कवर ना हो जाए तब तक मॉक टेस्ट मत लगाना, और जब आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे और रिवीजन भी करते रहोगे साथ साथ, फिर आपका स्कोर बढ़ना शुरू होगा। और 100% सिलेबस कंप्लीट होने के साथ ही रिवीजन भी करते रहना है, आपको रिवीजन से दूर नहीं भागना है। क्योंकि दोस्तों एक दो बार भी अगर आप रिवीजन कर लेते हो तब भी हम कई बार ऐसा होता है एग्जाम टाइम में या मॉक टेस्ट लगाते समय हम लोग भूलने लगते हैं कि ये क्वेश्चन तो मुझे याद था, आज पता नहीं याद नहीं आ रहा है क्या सॉल्यूशन है इसका। अगर मैथ का है तो आप लास्ट स्टेज तक उसमें नहीं पहुंच पा रहे हो, जीएस का है तब भी आप भूल रहे हो। दोस्तों जब तक हम किसी बुक को 5 से 6 बार नहीं पढ़ लेते हैं तब तक वो हमें ठीक से याद नहीं होती है, और परीक्षा के समय याद रखने के लिए हमें किसी भी बुक को 5 से 6 बार पढ़ना जरूरी है। मतलब रिवीजन 5 बार कम से कम करना चाहिए आपको एक बार बुक कंप्लीट करने के बाद भी। और मॉक टेस्ट लगाते समय जिन टॉपिक में आप गलतियां कर रहे हो या जिस भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप बार बार गलत कर रहे हो उसे आप नोट डाउन करो, क्योंकि जब आपके 5-6 प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं फिर आप जब उन्हें एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि हाँ मेरे इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या मेरा कोई पर्टिकुलर एक टाइप का क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, मैथ का है मान लो, और अगर जीएस में है तो आपको जीएस में ही पता होता है कि पॉलिटी में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या संविधान में गलत हो रहे हैं या जियोग्राफी में गलत हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैथ में गलत हो रहे हैं तो जिस टॉपिक में आप गलती कर रहे हो उसे आप एक अपनी डायरी बनाओ, पर्सनल डायरी, उसमें आपको उसे नोट डाउन करना है 4-5 प्रैक्टिस सेट एनालाइज करके कि हाँ मैं इस टॉपिक में गलतियाँ कर रहा हूँ, फिर आपको उसका रिवीजन करना है। ठीक है, 1-1.5 घंटे डेली आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है। इसके बाद अगर आप जीएस में गलतियाँ कर रहे हो तो आप देख लेते हो कि हाँ मैं ये पोर्शन मेरा गलत हो रहा है, ज्योग्राफी हिस्ट्री या संविधान पॉलिटी जो भी है, फिर आपको उसका रिवीजन करना है कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक है, और जब आप उसका रिवीजन करोगे तो कुछ समय के बाद आपका वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, और जो आपके 5-10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मॉक टेस्ट में फिर वो आपके सही होने शुरू हो जाएंगे, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप 70 प्लस स्कोर कर रहे थे इससे पहले तो जब आपके वो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप 75 प्लस 80 प्लस स्कोर करना शुरू कर दो। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपसे आता है ना उसमें से गलती नहीं करनी है। जो आपसे नहीं आता वो तो नहीं आता, उसमें तो आप गलतियां करोगी ही, या उसे आप छोड़ भी सकते हो जो क्वेश्चन आपसे नहीं आता, लेकिन जो आपसे आता है उसमें गलतियां नहीं करनी है। अगर आप उसमें भी गलतियां करोगे तो फिर तो आपका बेड़ा गर्क होने वाला है, मतलब एक कहावत है, फिर तो आपका बुरा हाल होने वाला है मॉक टेस्ट में भी और एग्जाम में भी। जो आपसे आता है उसे गलत नहीं करना है, उसका बार बार रिवीजन करते रहना ताकि वो आपको याद रहे। और मॉक टेस्ट लगाते समय एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जो भी क्वेश्चन सामने आए चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम देखते हैं अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है,
और आप उसे जल्दबाजी में तुरंत उसका आंसर लिख देते हो, तुरंत उसका आंसर टिक कर देते हो और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, एग्ज़ाम बनाने वाले भी बहुत होशियार होते हैं। वो जो आपने क्वेश्चन पढ़ा वहाँ से तो वो इजी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत वो चेंजिंग कर देते हैं लास्ट में और वहीं आप मार खा जाते हो। तो पहले पूरा क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर देना। और दोस्तों, सवाल से आपको उलझना नहीं है, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में, हर एग्जाम में 10 से 12 सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने 100% भी सिलेबस को कवर कर रखा है, आपने रिवीजन भी कई बार कर रखा है, फिर भी आपके 10-12 सवाल ऐसे होंगे जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर आप उनमें उलझ गए तो फिर आप पूरे एग्ज़ाम पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। और यही अधिकतर छात्रों के साथ होता है। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बताते हैं कि हाँ, मैं तो 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया, 150 का एग्ज़ाम था, टाइम ही नहीं बचा, या मैं 120 ही अटेम्प्ट कर पाया। तो वो यही गलती करते हैं। जब कोई क्वेश्चन सामने आता है मैथ में ज़्यादातर ये गलतियाँ होती हैं, तो वो वहीं उलझ जाते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है उनका, अरे ये क्वेश्चन मेरे से कैसे सॉल्व नहीं हुआ, मैंने तो पूरे मैथ का रिवीजन कर रखा है कई। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कुछ सवाल होते ही इसलिए हैं ताकि उनमें आप उलझो और आपका टाइम वेस्ट हो और आप आगे बढ़ने से रुक जाओ वहीं पर। तो आपको ईगो हर्ट नहीं करना है अपना। और सवाल अगर आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, 10-12 प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उसके बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, ये उलझने वाला सवाल है और उसे आपको छोड़ देना। और कम से कम 10 सवाल आपको छोड़ने ही हैं दोस्तों। 80, 85, 90 अगर आप नंबर ला रहे हो, क्वेश्चन अगर सही कर रहे हो तो काफ़ी हैं। 100 आप नहीं कर। और आपको पैनिक नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम टफ आता है तो फिर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो सभी के लिए टफ है, केवल आपके लिए ही वो टफ नहीं है। अगर आप स्कोर कम करोगे तो जो आपके बराबर में बैठा हुआ एग्ज़ाम दे रहा है छात्र, उसके लिए भी वो टफ है। वो उसका स्कोर भी कम रहेगा तो मेरिट भी ऑटोमेटिकली कम रहेगा। एक छात्र है जिसके सामने टफ एग्ज़ाम आता है तो वो बिल्कुल शांत होकर एग्ज़ाम सॉल्व करता है, जो उससे आता है वही क्वेश्चन करता है और बिल्कुल भी नहीं घबराता है, तो उसका स्कोर ऑटोमेटिकली अच्छा ही रहेगा। और एक छात्र है जो 100% सिलेबस जिसका कंप्लीट है, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम उसके सामने आता है और वो टफ होता है, वो घबरा जाता है, एकदम पैनिक हो जाता है, अरे ये कितना टफ एग्ज़ाम आ गया, मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा था, ये तो बहुत टफ है। तो जो उससे आता है ना, फिर वो उसे भी गलत करके आएगा और उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अधिकतर ऐसे छात्र होते हैं जो सिलेक्शन ले सकते हैं, जिनके अंदर क्षमता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, लेकिन वो एग्ज़ाम देते टाइम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये गलती कर दी जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, वरना मैंने भी आज वर्दी पहन रखी होती। तो दोस्तों, दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलतियां मत करो। दोस्तों, पढ़ना सिलेक्शन नहीं कराता, प्रैक्टिस सेट लगाना और रिवीजन करना ही आपका सिलेक्शन कराता है, ये बात ध्यान रखना। आपने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है लेकिन आप प्रैक्टिस सेट ही नहीं लगाओगे, ना ही उसका रिवीजन करोगे, सीधा एग्ज़ाम हॉल में चले जाओगे, तो फिर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो साथियों, मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए एक पेपर पर, और इन्हें आप मॉक टेस्ट लगाते समय ज़रूर अप्लाई करना, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके और आप भी जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब पर लग सको। जो आपके माता पिता का सपना है वो भी आप पर प्राउड कर सकें, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोस्तों, सरकारी नौकरी सबको पसंद होती है, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला लड़का किसी को पसंद नहीं होता, सिवाय उसके माता पिता के। जो आपके रिलेटिव्स होंगे, दोस्त होंगे, गाँव वाले या पड़ोस के होंगे, उन्हें आप, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं होगी। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो फिर आप सबको पसंद आने लगोगे। जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, जो अभी आपसे बात भी नहीं करते, उनके भी आपके पास फ़ोन आने लगेंगे। वो आपके हालचाल पूछने लगेंगे कि आप कैसे हो, ठीक हो या नहीं हो। सफलता के लिए तेज चलना ज़रूरी नहीं है, बस निरंतर चलते रहना ज़रूरी है। तो आप पढ़ाई करते रहो रेगुलरली, डेली 4 से 5 घंटे आप पढ़ो, 18-20 घंटे आपको नहीं पढ़ना है। बाद में भी तो आपको जॉब जब आपकी लग जाएगी तब भी तो आप 8 से 10 घंटे जॉब करोगे, नहीं करोगे? तो अभी आप 7-8 घंटे पढ़ लो, आपको आसानी हो जाएगी बाद में जॉब करने में। और पढ़ना आसान है जॉब करने की अपेक्षा। आप 7-8 घंटे ठंड में, एसी में, पंखे में बैठकर आप आसानी से पढ़ सकते हो, लेकिन जॉब के लिए तो आपको धूप में भी निकलना पड़ेगा, इधर उधर धक्के भी खाने पड़ेंगे। नौकरी तो नौकरी है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। तो ये जो मेरी बातें हैं ये ध्यान रखना, और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझे बता देना। मैं अधिकतर कोशिश करता हूँ कि आपके सभी कमेंट का रिप्लाई दूँ। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।